आज स्टार्ट करने वाले हैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के कौन कौन से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, पूछे जाते हैं, है ना। अगर इन क्वेश्चंस को आपने एक बार पढ़ लिया, समझ लिया, तो ये मान के चलिए कि 70% या 80% क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से आते हैं आपके कंप्लीट हो जाएंगे और आपको यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, तो आज बिल्कुल बहुत ध्यान से पढ़ना है। कुछ बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, टाइम पर ज्वाइन किया करें बेटा क्लास को आप लोग। ठीक है, क्लास को हमेशा टाइम पर ज्वाइन करें आप लोग, लेट आने से आपका नुकसान होता है। आफ्टर 5 मिनट्स मैं किसी को भी क्लास के एडमिट नहीं करूंगा, ध्यान रखिए। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आज इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला, नेम 2 metals, these are 1 mark questions। ओके, सबसे पहले 1 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे जो 1 नंबर में आते हैं, है ना। नेम 2 metals which can be cut with knife। चाकू से काटे जाने वाले 2 मेटल्स के नाम बताने हैं। ओके, सो आंसर होगा इसका सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम को आप चाकू से कट कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। इतने सॉफ्ट मेटल्स होते हैं कि इनको आप चाकू से कट कर सकते हैं। ठीक है, ये पहले पढ़ाया जा चुका है आपको, बहुत सिंपल है। ओके, नेक्स्ट इज नेम 2 metals, 2 metals which are malleable, which are मोस्ट, सबसे ज़्यादा जो मेलेबल होते हैं उनके नाम बताने हैं। ओके, तो इसमें आपके आते हैं गोल्ड, गोल्ड, नो, एल्यूमिनियम आंसर नहीं होगा इसका। सिल्वर, यस, सिल्वर, प्लेटिनम, इस टाइप के मेटल्स जो होते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। एल्यूमिनियम ठीक है, लेकिन सिल्वर इससे भी ज़्यादा है ना। गोल्ड एंड सिल्वर लिख लेते हैं। गोल्ड तो इतना ज़्यादा मेलेबल होता है कि 2 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। डक्टाइल बहुत होता है, मेलेबल बहुत ज़्यादा होता है ना। आपने देखा होगा कि सिल्वर की फॉइल बनाई जाती है, सिल्वर फॉइल जिसको बोलते हैं, तो वो फॉइल इसी वजह से बनती है क्योंकि सिल्वर बहुत ज़्यादा मेलेबल होता है। गोल्ड महंगा होता है इसलिए उसकी फॉइल नहीं बनाते, है ना। बहुत ज़्यादा मेलेबल होते हैं। नेम अ नॉन मेटल, नॉन मेटल which is liquid at room temperature, at room temperature। ओके, वेरी गुड, आंसर्स दे रहे हैं बच्चे, लेकिन मैं बता रहा हूँ, बाद में आप लोग आंसर्स दीजिएगा। ठीक है, जब पूछा जाए तब आंसर दें आप लोग। तो एक ऐसे नॉन मेटल का नाम बताना है जो लिक्विड होता है, तो वो है आपका ब्रोमाइन। ये नॉन मेटल जो है ये आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाता है ना, रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, तो ब्रोमाइन इज़ लिक्विड एट 25 डिग्री सेल्सियस। और ब्रोमाइन एक नॉन मेटल होता है। ठीक है, ये ब्राउन कलर का होता है ना। ब्रोमीन अगर वाटर देखें आप तो ब्राउन कलर का होता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 1 मार्क के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं अभी सिर्फ हम लोग, है ना, आगे नहीं जा रहे हैं ज़्यादा। 1 मार्क के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं।
नेम टू मेटल्स विच रिएक्ट विद स्टीम, जो स्टीम से रिएक्ट करते हैं, वाटर से रिएक्ट नहीं करते। दो मेटल के नाम बताने हैं, तो वो आपका आंसर होगा एल्यूमिनियम एंड आयरन। ओके, एल्यूमिनियम एंड आयरन, वेरी गुड। राइट योर आंसर्स इन कमेंट बॉक्स। वेरी गुड मीमो, नाइस। अशी, गुड। जिंक भी है, एल्यूमिनियम एंड आयरन। नेक्स्ट इज which gas is evolved when metal metals react with water। कौन सी गैस बाहर आती है जब, कौन सी? आई सेड राइट और आंसर इन कमेंट बॉक्स ओनली। ओके, बोलना नहीं है, आंसर सिर्फ लिखें आप। विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर? वेरी गुड, योर आंसर इज हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस निकलती है अगर आप मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, या अगर मेटल्स को एसिड के साथ भी रिएक्ट कराते हैं तो भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, फटाफट नोट कीजिए इनको, आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन। अब 1 मार्क से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस होंगे, ये 1 वर्ड के नहीं होंगे, थोड़े से अलग होंगे, है ना। वाई सोडियम and potassium, sodium and potassium are kept under kerosene oil? Okay, why sodium and potassium are kept under kerosene oil? Sodium and potassium, सोडियम और पोटेशियम, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल, दे इजीली रिएक्ट विद एयर एंड वाटर एंड स्टार्ट बर्निंग। ध्यान सुनिएगा, सोडियम और पोटेशियम इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये क्या करते हैं, हवा से और पानी से रिएक्ट करते हैं और जलने लगते हैं, है ना, जलने लगते हैं। इसलिए इनको केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है ताकि ये हवा से और पानी से रिएक्ट ना करें। आंसर्स आप इनके खुद लिखेंगे। ठीक है, 1 वर्ड आंसर्स थे वो तो मैंने लिख दिए। मैं जो लॉन्ग थोड़े से बड़े बड़े आंसर्स होंगे इनके आंसर्स आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, आप खुद लिखेंगे इनके। ठीक है, नेक्स्ट। What are amphoteric oxides? Explain with example. Explain, है ना, एक्सप्लेन करना है, इसका मतलब आपको ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है ना। What are amphoteric oxides? Explain with examples. Also give
इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑल्सो गिव केमिकल इक्वेशंस। बच्चे बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को। सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स विच शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं एंड बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ओके, मोस्टली जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बट some metal oxides are amphoteric in nature. Amphoteric means they show basic nature as well as acidic nature, है ना, दोनों तरीके का नेचर शो करते हैं, दोनों तरीके का नेचर दिखाते हैं, इसलिए इनको आप क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ओके, लेट्स सी एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये एसिडिक भी है, ये एसिडिक भी है और बेसिक भी है। मैं बात कह रहा हूँ कि आप लोगों को जो भी कहना है आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके, सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। कैसे? चलिए मैं इसको मान लेता हूँ इट इज़ अ बेस। अगर मैंने इसको एक बेस कंसिडर कर लिया, इसकी रिएक्शन कराते हैं अब एसिड के साथ, किसी एसिड के साथ, ठीक है। तो दिस इज एसिड HCl, है ना, पानी मिलाकर लेते हैं, डाइल्यूट एसिड, है ना, इसीलिए एक्वस लिखा हुआ है। तो एसिड एंड बेस, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस वी नो वी गेट सॉल्ट एंड वाटर। अगर ऐसा होता है, आपको सॉल्ट और वाटर मिलता है, इसका मतलब यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस की तरह ही बिहेव कर रहा है। तो आपको मिलता क्या है, वी गेट AlCl3 प्लस H2O, AlCl3 प्लस H2O, बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर Cl 3 है, यहाँ पर Cl 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है। इसको अगर 2 बनाना है तो 2 लगाओ आगे, है ना, लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ 2 लगाने से क्लोरीन तो 2 ही हुए ना, तो क्लोरीन को आपको कितने बनाना है, 3 बनाना है। अगर आप यहाँ 3 लिखते हैं तो फिर हाइड्रोजन गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर 6 लिखने से क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन भी 6 हो जाएंगे, आराम से बनाए जा सकते हैं, 3 2 6। और क्लोरीन को भी 6 बनाना बहुत आसान है, 2 लगा दो आगे, तो क्लोरीन भी 6 हो गए। और एल्यूमिनियम तो 2 हैं यहाँ पर भी और 2 यहाँ पर भी हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 3 हो गए, बिल्कुल बैलेंस है, ठीक है, याद रखें इस चीज़ को। सो ये बना आपका सॉल्ट, इसका नेम है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एंड दिस इज वाटर। वी गेट सॉल्ट एंड वाटर। ये तो कंफर्म है एसिड है, लेकिन ये कंफर्म नहीं था ये बेस है कि नहीं है, लेकिन हमने इसे कंसीडर कर लिया कि ये बेस है, ऐसा मान लिया। और बेस मानकर जब रिएक्शन कराई है तो सॉल्ट और वाटर बन रहा है, ठीक है। बेस मान कर जब रिएक्शन कराई है तो सॉल्ट और वाटर बन रहा है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? बेस मान कर जब रिएक्शन कराई है तो सॉल्ट और वाटर बन रहा है, इसका मतलब ये बेस है, ठीक है। अब दोबारा से अब मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ कि ये एसिड है, अब मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ कि ये एसिड है, ओके। अब एसिड है तो इसका मतलब इसके साथ एक बेस की रिएक्शन करा है, एक बेस ले लिया आपने, इस बेस का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। ये एसिड है तो हमने इसको बेस माना है, अगर ये एसिड तो इसको क्या मान लिया, बेस, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब ये एसिड ये बेस, तो फिर से अगर आपको सॉल्ट और वाटर मिलता है तो आप समझ जाएंगे कि ये एसिड है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए करके देखते हैं क्या मिलता है आपको। आपको मिलता है NaAlO2 प्लस H2OO, H2O, ये हो गया वाटर, दिस इज वाटर एंड दिस इज सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट।
जब आप एसिड के साथ बेस की रिएक्शन कराते हैं तो आपको मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। इसका मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। दिस इज अ सॉल्ट, ओके, सोडियम एल्यूमिनेट। बैलेंस कर दीजिए रिएक्शन को। एल्युमिनियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। अगर यहाँ 2 लगा देते हैं आप तो सोडियम भी 2 हो जाएंगे, तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन को चेक कीजिए, 2 ऑक्सीजन एटम ये रहे, है ना, और 3 ये, 5 हो गए टोटल। 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, है ना। ऑक्सीजन बैलेंस, सोडियम बैलेंस, एल्युमिनियम बैलेंस, रिएक्शन बैलेंस। ठीक है, क्लियर है। दिस इज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। और आपने एक बार एल्युमिनियम ऑक्साइड को बेस मान लिया था और एक बार एल्युमिनियम ऑक्साइड को एसिड मान के आपने जब बेस माना तो एसिड के साथ रिएक्शन कराई, एसिड माना तो बेस के साथ रिएक्शन कराई, और दोनों ही कंडीशन में आपको सॉल्ट और वाटर मिल रहा है। दिस शोज दैट एल्युमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, है ना। ये शो करता है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है नेचर में। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला जो क्वेश्चन कराया है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी आता रहता है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड। व्हाट हैपन्स when iron nail is dipped into copper sulfate solution, copper sulfate solution. What happens when iron nail is dipped into copper sulfate solution? Okay, so सबसे पहले तो क्या होता है जब आप आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हो, है ना, क्या ऑब्जर्व करते हो, है ना। रिएक्शन तो बाद में लिखनी है, और बाद में यहाँ लिख देते हैं गिव केमिकल इक्वेशन, गिव केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन भी आपको बतानी है। ओके, सो कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस ब्लू टू ग्रीन। कॉपर सल्फेट का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, ये आप ऑब्जर्व करते हैं, है ना। ऑब्जर्वेशन सबसे पहले लिखना है, क्योंकि रिएक्शन तो आपने देखी नहीं है ना, जो रिएक्शन हो रही है वो आपने नहीं देखी है, आपने ऑब्जर्वेशन देख लिया। आपने देखा कि आयरन नेल को जब आपने डाला कॉपर सल्फेट में तो कुछ समय के बाद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इट इज़ ब्लूइश इन कलर, ब्लू कलर का होता है। और अगर आप आयरन नेल डाल देते हैं उसमें तो आफ्टर फ्यू आवर्स, जल्दी रिएक्शन नहीं होती, टाइम लगता है, 1 घंटे के बाद आप देखें तो जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है वो फेड होने लगता है और हल्का सा ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो ब्लू टू ग्रीन। अब रिएक्शन बतानी है तो ये तो 1 नंबर का ये हो गया, मान लीजिए आपको। अगर आप ये नहीं लिखेंगे ऑब्जर्वेशन और डायरेक्ट आपने रिएक्शन लिख दी तो उसमें मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। रिएक्शन का मार्क्स अलग है, अगर 1 नंबर की रिएक्शन है, 1 नंबर का ऊपर वाला है, तो ऑब्जर्वेशन भी लिखना है 1 नंबर का, क्या देखा आपने, और 1 नंबर की केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन क्या है, ये आयरन है, वो भी सॉलिड है। ठीक है, स्टेट सिंबल का यूज़ रखें, हमेशा करें, प्लस कॉपर सल्फेट, दिस इज एक्वस, है ना, सोल्यूशन है इसलिए एक्वस लिखा हुआ है। ये भी तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया,
है ना। तो आयरन ने कॉपर को जब डिस्प्लेस किया तो ये हुआ FeSO4 प्लस Cu, ये एक्वस और ये सॉलिड फॉर्म में, है ना। ये जाकर कॉपर आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट होता है, आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है जाकर, है ना। आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है जाकर, इस बात को याद रखें आप कि ये आयरन नेल के ऊपर जाकर डिपॉजिट होता है, ठीक है। ध्यान से देखें। अब क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इसी में एक पार्ट उन्होंने और बढ़ा दिया कि ये किस तरह की रिएक्शन है। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक नंबर इसका मिला आपको। उन्होंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, किस टाइप की रिएक्शन आपने लिख दिया, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक नंबर इसका मिल गया, एक नंबर इसका मिल गया। 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया आपका, है 3 मार्क्स आपको इस तरह से मिल गए, है ना। ओके, या वो इसमें क्वेश्चन और भी बढ़ा सकते हैं। सपोज अगर उन्होंने बढ़ाना चाहे, अगर वो बोल देते हैं यहाँ पर, है ना, कि कॉपर आयरन सल्फेट सोल्यूशन से क्या आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है ना। अगर मान लीजिए आपके पास कॉपर हो, कंसीडर कर लीजिए कॉपर है आपके पास और आपने इसको आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में डाल दिया। ओके, अगर कॉपर को आपने आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में डाला तो क्या कॉपर आयरन को डिस्प्लेस कर पाएगा? अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो आप बता देंगे नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। तो कॉपर जो है वो आयरन से कम रिएक्टिव है। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर्स दे रहे हैं, वेरी गुड, नाइस। तो कॉपर जो है आयरन से कम रिएक्टिव है तो ये इस पर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे नो रिएक्शन, मतलब कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी क्योंकि कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन आयरन। ये रीज़न भी देना पड़ेगा आपको, है ना। अगर वो पूछते हैं रीज़न तो आप बताएंगे कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन आयरन। ओके, सो आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसी तरह से कि व्हाट हैपेंस, है ना। अभी इसमें देखिए और भी क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से देखिएगा। और भी क्वेश्चन इस पर हैं, देखिए। व्हाट हैपन्स और what happens when calcium reacts with water? Okay, what happens when calcium reacts with water? Give chemical equation. इस तरह से क्वेश्चन दिया उन्होंने कि क्या होता है जब कैल्शियम पानी से रिएक्ट करता है। तो अब यहाँ पर आपको आंसर लिखना पड़ेगा कि व्हेन कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड। कैल्शियम hydroxide is formed along with hydrogen gas। मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनता ही बनता है, साथ में गैस भी निकलती है। कौन सी? हाइड्रोजन गैस, है ना। हाइड्रोजन गैस बाहर आती है, इसलिए ये रिएक्शन में देखिए क्या होता है। ये सब लिखना पड़ेगा आपको, क्या होता है, ये होता है, इतना सब कुछ होता है। अच्छा, रिएक्शन दिखा दो कैसे होता है तो दिखाना पड़ेगा। आपने कैल्शियम ले ली, ठीक है, और आप यहाँ पर एक और लाइन ऐड कर सकते हैं कि कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग। कैल्शियम जो है वो फ्लोट करने लगता है। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। कैल्शियम जो है वाटर की सरफेस पर फ्लोट होने लगता है। दिस इज ड्यू टू द हाइड्रोजन गैस। द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस
stick to the surface of calcium. Due to this calcium floats over the surface of water. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इसमें। मे बी इस पर एक अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैल्शियम फ्लोट क्यों करता है वाटर के सरफेस पर। सो आप आंसर देंगे कि हाइड्रोजन गैस के बबल्स जो होते हैं वो कैल्शियम के सरफेस के साथ चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, जिस वजह से कैल्शियम फ्लोट करने लगता है। ठीक है, सो कैल्शियम एंड वाटर। कैल्शियम ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, गर्म से तो कर ही लेगा। लेकिन अगर मैग्नीशियम की जब बात की जाती है, मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, उसको चाहिए हॉट वाटर, हॉट है ना, गर्म पानी, क्योंकि वो कैल्शियम से कम रिएक्टिव है, इसीलिए पानी गर्म करके डालो तब वो रिएक्ट करेगा। तो बनेगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से रिएक्शन है आपकी, 1 नंबर रिएक्शन का, 1 नंबर इसका, 2 नंबर मिल जाएंगे अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो। और मे भी आपको इसमें एक क्वेश्चन और बढ़ा सकते हैं, 3 नंबर का भी कर सकते हैं वो। ठीक है, 2 के क्वेश्चन आने बंद हो चुके हैं वैसे तो, 1, 3 और 5 वाले आते हैं, लेकिन भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। 4 नंबर का क्वेश्चन भी डाला गया है लास्ट ईयर। ठीक है, तो पार्ट्स में डालते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग, प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर कुछ भी। ठीक है, और आप ऑब्जर्व करें चीज़ों को, रिएक्शंस को ऑब्जर्व करें, फिर आंसर्स लिखें। ठीक है, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू शो दैट how would you show that non-metal oxides are acidic? How would you show that non-metal oxides are acidic in nature? How would you show that non-metal oxides are acidic in nature? देखिए इस चैप्टर में बहुत से क्वेश्चंस हैं, थोड़े बहुत नहीं है, तो एक पीरियड में कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, आराम से होंगे। आप बस लिखते जाइए, कॉपी में नोट करते जाइए, है ना। अगर आपने ये क्वेश्चंस पढ़ लिए और चैप्टर भी एक बार पढ़ रखा है और वीडियोस आपने देख रखे हैं, वीडियोस को देखकर चैप्टर पढ़ें आप, बहुत जल्दी याद हो जाएगा, बहुत आसान लगेगा आपको, सिंपल लगेगा। हाउ वुड यू शो दैट नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर? गिव केमिकल इक्वेशन ऑल्सो, है ना। कैसे शो करेंगे कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक हैं? सिंपल है, चलिए कोई नॉन मेटल ऑक्साइड्स ले लेते हैं। व्हेन कार्बन इज अ नॉन मेटल, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो बन गया नॉन मेटल ऑक्साइड। व्हेन नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन वी गेट, व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन वी गेट नॉन मेटल ऑक्साइड। For example, when carbon reacts with oxygen, we get carbon dioxide. If sulfur reacts with oxygen, then we get sulfur dioxide, है ना। कोई भी मेटल अगर, कोई भी नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो भी तो ऑक्साइड ही बनेगा। ठीक है, चलिए इसने रिएक्ट कर लिया, ऑक्साइड बना लिया। अब क्या करते हैं, पानी मिला दो इसमें। When we add water in the non-metal oxide, then we get acid. This is carbonic acid. क्या मिलाई? कार्बोनिक एसिड। सभी को पता होगा ये होता है कार्बोनिक एसिड। ओके, दिस इज कार्बोनिक एसिड। अनदर नॉन मेटल ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड plus water, then we get H2SO3. H2SO3, this is sulfurous acid. So when we dip blue litmus paper in this solution, okay, solution of non-metal oxide, then color changes from blue to red. This shows that non-metal oxides are acidic in nature.
सबसे पहले आप क्या करेंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड्स का सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, क्या मिलाएंगे, पानी, वाटर, अगर आप वाटर ऐड करेंगे सॉल्यूशन बन जाएगा। अब सॉल्यूशन में व्हेन वी डिप ब्लू लिटमस पेपर देन इट टर्न्स ब्लू टू रेड एंड दिस शोज दैट नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, है ना, ये तरीका है। और इसी तरीके से आप मेटल ऑक्साइड्स को भी चेक कर सकते हैं। व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, मिला दो, मेटल ऑक्साइड में पानी मिलाओ तो वो हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं, जैसे दिस इज पोटेशियम, पोटेशियम है ना, इट इज पोटेशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो बनता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, सभी जानते हैं। और मान लीजिए अगर नहीं भी जानते हैं तो रेड लिटमस इसमें डिप कीजिए तो रेड लिटमस जो है वो रेड से ब्लू हो जाएगा और ये शो हो जाएगा कि मेटल ऑक्साइड्स कैसे हैं, ये हैं आपके बेसिक, कैसे हैं, बेसिक, बेस है ना, बेसिक। और ये सब क्या है, ये तो एसिड है, नाम में ही देखो एसिड है इनके, तो सल्फरस एसिड, कार्बोनिक एसिड। और जब आसमान से पानी बरसता है ना ऊपर से, तो ये सब ऊपर से आते हैं पानी के साथ, है ना, क्योंकि ऊपर तो ये है इसी फॉर्म में, ये भी है आसमान में, ये भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है। और जब पानी गिरता है ना तो ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, पानी से रिएक्ट करके ये क्या बना लेते हैं, एसिड। और ये एसिड गिरता है ऊपर से नीचे, जिसको बोला जाता है एसिड रेन। क्या कहा जाता है, एसिड रेन, है ना, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एसिड रेन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, क्योंकि यही एसिड ऊपर से नीचे आते हैं। इसी तरीके से नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, पहले उन्हें देखें जाकर। ये रिविजन्स चल रहे हैं अब जो है हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चलेंगे और इस पर भी वीडियोस डाले जाएंगे। ठीक है, ये आप देखें, वीडियोस को 2 बार देखें, 3 बार देखें, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, डोंट वरी। ठीक है, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है।